Public administration is momentous subject. We see continuous transformation and reform in it. In fact, with the change in politics, with the change in socio-economic structure, and with the rising of people's expectations, as well as because of new environmental challenges, climatic change, and new problems in the form of terror, in the form of violence, in the form of corruption, in the form of political corruption, etc., in the form of inequality, the working culture and the thinking in public administration is continuously changing. लोक प्रशासन एक गतिशील विषय है जिसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। ये परिवर्तन राजनीति में हो रहे परिवर्तन, सामाजिक आर्थिक उथल पुथल, जनता की बढ़ती अपेक्षाओं, वातावरणीय आवश्यकताओं तथा नई वैश्विक समस्याओं के मद्देनजर हो रहा है। जैसे कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व भयाक्रांत है, विशेषकर यूएस, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की। इस चैलेंज से निपटना भी गवर्नेंस का काम था और गवर्नेंस से जिम्मेदारी लोक प्रशासन पर देती है। तो अब लोक प्रशासन में ऐसे चैलेंजेस से निपटने के लिए एक नई सोच की आवश्यकता है, नई कार्य पद्धति की आवश्यकता है। इस महामारी के दौरान भी देखा गया कि व्यक्तिगत तौर पर लोगों ने जनता को काफ़ी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई और सरकारी तंत्र विफल रहा। जो सरकारी तंत्र का इंतजार करता रहा, ऐसे तमाम लोगों की मौत हो गई। स्वाभाविक रूप से, खास करके भारत में, स्वाभाविक रूप से लोक प्रशासन में चिंतन के लिए इसने एक नई चुनौती दे दी है। शासन में चुनौती के लिए तो दी है, लोक प्रशासन में भी दी। चूंकि यह विषय सतत परिवर्तनशील है, इसलिए इसके अर्थ, इसके महत्व और इसके इम्पैक्ट में भी लगातार परिवर्तन हो रहा है, इवन डिफिनीशन में भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस चैप्टर को हम छोड़ते हुए लोक प्रशासन के विकास में, हर विकास की अवस्था में क्या इसका अभिप्राय रहा, क्या इसकी मूल वस्तु रही, पहले उस पर लेक्चर देना चाहेंगे। और जब लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण की मुख्य विशेषता बता लेंगे, तब ओवरऑल in the context of 21st century, in fact in the context of third decade of 21st century, we will think the real definition
the real meaning, the real significance of public administration. So that today I am going to give you a brief account of its origin and its development. As a subject, public ad emerged in 1887, and since then its development has been divided into 6 stages. लोक प्रशासन का एक नए विषय के रूप में, एक नए अध्ययन की शाखा के रूप में उद्भव 1887 में हुआ, और तब से आज तक इसमें जो विकास हुआ, जो परिवर्तन हुआ, उसको 6 चरणों में बांटा गया है। लेकिन इसके पहले भी लोक प्रशासन था, कार्य के रूप में और अध्ययन के रूप में था, लेकिन पॉलिटिक्स में था। इन स्थितियों में लोक प्रशासन में परिवर्तन तो पहले से ही है, लेकिन वो स्लो था। एज सब्जेक्ट जब ये स्टेब्लिश हुआ तो इसमें परिवर्धन बहुत तेज हुआ। अदरवाइज राजनीति शास्त्र में हो रहे परिवर्तन के साथ भी इसमें परिवर्तन होते रहे थे। अगर आधुनिक काल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मॉडर्न टाइम, देन the word public administration emerged. The public administration came in use in Prussia and Germany in 17th century. And in the beginning of 18th century, a French writer, Benin, wrote a book on public administration, which is considered as the first book on public administration. अभी तक जो पुस्तकें थी वो राजनीति शास्त्र की पुस्तकें होती थी, उसमें लोक प्रशासन भाग हुआ करता था। लेकिन बेनिन की पुस्तक से लोक प्रशासन को अलग से एक पुस्तक, अलग से लोक प्रशासन की पुस्तक आई। यह सब राजनीति शास्त्र के अंतर्गत ही होता रहा, अध्ययन भी होता रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगातार अमेरिका में लूट पद्धति बढ़ती गई और इसके परिणाम के रूप में वहाँ के शासन में, वहाँ के प्रशासन में भ्रष्टाचार आम हो गया। After the mid of 19th century, we see the dominance of corruption in bureaucracy of USA, in administration of bureaucracy USA, and the reason behind it, और इसके पीछे कारण था वहाँ की लूट पद्धति, जिसके तहत राष्ट्रपति के चुने जाने के बाद उसको समर्थन देने वाले लोग सरकारी पद की अपेक्षा करते थे और उन्हें सरकारी पद मिलता था। इस दोष को दूर करने के लिए वहां की कांग्रेस ने, द कांग्रेस ऑफ यूएसए, ट्राइड एंड इट पासेड पेंडेंटन अधिनियम। बाय दिस एक्ट it is provided to give partial placement to persons on merit basis in civil service. इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा में आंशिक रूप से कम मेरिट के आधार पर भर्ती की व्यवस्था दी गई। लेकिन इससे तो रुकने वाला नहीं था। वहाँ के एक प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विल्सन ने
वुडरो विल्सन ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा यह भ्रष्टाचार का समापन राजनीति और प्रशासन को अलग करने से होगा। और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन में एक लेख लिखा। उस लेख से ही ये माना जाता है लोक प्रशासन का उद्भव हुआ और यहीं से प्रथम चरण शुरू हो जाता है, which continue up to 1926 and the second stage from 1927 to 1937। प्रथम चरण की मुख्य बात क्या रही? पहली चीज, द लोक प्रशासन become established as a separate discipline of study. It becomes separated from politics. That is dichotomy between politics and public administration. लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में उद्भव हुआ, राजनीति और लोक प्रशासन में द्वैत निर्धारित हुआ। दूसरी बात क्या हुई? विल्सन ने और उनके समर्थकों ने इस विषय को विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया। उनका जोर था, दिस सब्जेक्ट इज साइंस एंड दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एस्टैब्लिश एज ए डिसिप्लिन इन साइंस। विल्सन की बात को गुडनाउ ने आगे बढ़ाया। वस्तुतः इस प्रथम चरण में मुख्य रूप से जिन लोगों का योगदान है वो वुडरो विल्सन, गुडनाउ एंड एल.डी. व्हाइट। एंड इन एडिशन द प्रिंसिपल्स आर अप्रोचेज ऑफ टू पर्सन्स, दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर and ideal bureaucratic approach of Max Weber as well as administrative approach of Fayol. विल्सन की बात को गति मिलती गई क्यों वो उधर राजनीति में प्रभावी होते गए और अल्टीमेटली वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका में लोक प्रशासकों के लिए इंस्टीट्यूशंस खुले। कैसे कैसे इसकी स्टडी प्रारंभ हुई, अलग सब्जेक्ट होगा, वो अलग हमारा वीडियो होगा। लेकिन 1911 में जब टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध आया, उन्होंने उद्योगों के लिए सिद्धांत दिया जिसको लोक प्रशासन में अपनाया जाने लगा। और उन्होंने कहा विज्ञान की तरह, उनके इस विचार से लोक प्रशासन के विद्वानों ने कहा कि विज्ञान की तरह इसमें भी सिद्धांत और इसमें भी टूल्स के प्रयोग होने चाहिए। और मैक्स वेबर ने कहा एक आदर्श नौकरशाही के माध्यम से अच्छा प्रशासन किया जा सकता है। फेयोल ने कहा कि प्रशासन के लिए सिद्धांत होने चाहिए। इस प्रकार से प्रथम चरण की खास बातें रही। विल्सन ने 3 मूलभूत कारणों से इसे अलग सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की। एक तो ये कि यह राजनीति से दूर होगा तो भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। दूसरा, इससे लोक प्रशासन जनता के हित की बात कर सकेगा पॉलिटिक्स से अलग होने पर। और तीसरा, सर्विस डिलीवरी सिस्टम इफिशिएंट होगी, जनता तक जो प्रशासन की चीजें पहुंचानी है वो बेटर होगा। और यह सब करने के लिए उन्होंने द्वैत के साथ साथ विज्ञान इसको कहा। और गुडनाउ ने इस बात को आगे बढ़ाया कि द मेकिंग डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द मेकिंग ऑफ पॉलिसी इज सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड execution of policies
is the subject of, is the sphere of public administration. He also said it is easy to make constitution and it is difficult to implement it. और जो डिफिकल्ट पोर्शन है, इम्प्लीमेंट करने का पोर्शन है, उसके लिए कार्य होनी चाहिए, उसके लिए अलग से कार्य होना चाहिए. हाउ टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज. इस दौर की में और उद्योगों के लिए उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध दिया था. तो इस दौर में लोक प्रशासन अलग विषय के रूप में स्थापित हुआ. राजनीति से इसका द्वैध स्वीकार किया गया. लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने की पहल हुई और लोक प्रशासन में इफिशियंसी और कार्यकुशलता को बल मिला. इसके मूल में, इसके केंद्र में फोकस हो गया. द फोकस पॉइंट बिकेम द इफिशियंसी एंड स्किल. ये जो तीनों अप्रोचेज हैं और विज्ञान बनाने की पहल है, ये रंग लाई. 1926 में इसी चरण में एक पुस्तक एल.डी. व्हाइट ने लिखी और उस पुस्तक को लोक प्रशासन की प्रथम पुस्तक माना जाता है. इन बातों को बल मिला द्वितीय चरण में, क्योंकि अब बड़ी तेजी से लोक प्रशासन के क्षेत्र में अन्य विधाओं के भी विद्वान आने लगे और सबने सिद्धांतों की खोज शुरू की, यह मानते हुए कि इट इज ए साइंस. तो सिद्धांतों के लिए यह गोल्डन पीरियड माना जाता है. लेकिन मेरा मानना है इसलिए भी यह गोल्डन पीरियड माना जाना चाहिए कि लोक प्रशासन के विषय के का आकार बढ़ा, इसमें रिसर्चेज बढ़े, इसमें अब केवल इस विषय पर विचार करने के चिंतन करने वाले विद्वान आए और इसके लिटरेचर में वृद्धि हुई और सिद्धांतों की खोज शुरू हुई. इस दौर के प्रमुख विद्वान, वैसे तो विल्सन गुडनाउ का प्रभाव दूसरे चरण के अंत तक पूरी तरह से छाया रहा, लेकिन टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध, मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही और फेयोल के प्रशासनिक सिद्धांत का प्रभाव रहा. और इस प्रभाव में बिलोवी, उर्वी, गुलिक, मोने रैले जैसे विद्वानों ने और अन्य विद्वानों ने तमाम सिद्धांतों की खोज की. इन्होंने कहा ये सिद्धांत दिया जाए तो प्रशासन अच्छा करेगा, किसी ने कहा ये दिया, इसी में हायरार्की, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, तमाम सिद्धांतों की खोज हुई और सब विद्वान अपने अपने सिद्धांत दे के कहे कि प्रशासन को ऐसे करना चाहिए, ऐसा रिजल्ट आएगा. विज्ञान अगर सिद्ध करना है तो आपको दो चीज लानी पड़ेगी, निश्चितता और पूर्व कथनीयता, सर्टेनिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी. विज्ञान में क्या है, कोई सिद्धांत है तो सर्टेनिटी है, प्रेडिक्टेबिलिटी है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. और ये लोग अब सिद्धांत की खोज करने लगे. इस प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र का विस्तार बहुत तेजी से हुआ और तमाम सिद्धांत खोजे गए. गुलिक ने तो पोस्ट कार्ब कह के पूरे प्रशासन को इसी में समेट दिया. उन्होंने कहा प्रशासन के लिए पोस्ट कार्ब आवश्यक है या पोस्ट कार्ब ही प्रशासन है. कैसे? पी मीन्स प्लानिंग, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, सीईओ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए और बजटिंग होनी चाहिए. इस प्रकार से प्रथम चरण में जो आधारशिला रखी गई, उस आधारशिला पर सिद्धांतों की खोज और इस विषय को व्यापक रूप देने का प्रयास हुआ. और अगर इस विषय के दृष्टि से पॉजिटिव रूप से सोचें तो इस विषय का व्यापक विस्तार हुआ, व्यापक समर्थन मिला.
लेकिन तीसरे चरण में बाजी उल्टेगी, क्योंकि इस चरण में जो प्रशासन का, लोक प्रशासन का मूल है मानव के लिए प्रशासन किया जाता है और मानव करता है, इसकी अनदेखी हुई। जाने अनजाने तथ्य पर इतना बल दिया गया कि मूल्य पीछे छूटते गए, मानव संबंध पीछे छूटता गया, और इसकी प्रतिक्रिया तृतीय चरण में आएगी। और तृतीय चरण स्वाभाविक रूप से इस द्वितीय चरण की प्रतिक्रिया में और इसके लिए विनाशकारी। फिर भी फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज को अगर कि इनके सिग्निफिकेंस को सिग्निफाई करें तो लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में उद्भव होना, लोक प्रशासन विषय को एक अलग डिसिप्लिन के रूप में मान्यता मिलना और लोक प्रशासन में तेजी के साथ अध्ययन अनुसंधान को बल मिलना तथा लोक प्रशासकों के लिए बड़े पैमाने पर सिद्धांतों की खोज होना। भले ही वे सार्वभौम न बन पाए हों, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी वो प्रासंगिक हैं और आज भी उनकी उपादेयता है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की आज भी उपादेयता है और मैक्स वेबर के आदर्श नौकरशाही की आज भी उपादेयता है। भले ही लोक प्रशासन के विकास के क्रम में ये चीज़ें पीछे छूट गई हों, लेकिन इनकी उपादेयता को, इनकी यूटिलिटी को, इनके इम्पैक्ट को और इनके आधारभूत योगदान को हमेशा स्वीकार किया जाता रहेगा।